इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। सबसे बड़ा कारण है वो इस वक्त एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। क्यों? क्योंकि कंपनी का स्टॉक 2,855 रुपए से गिरकर सिर्फ 2,000 रुपए रह गया है। 855 रुपए का फॉल, ये टोटल 21% का करेक्शन है। मतलब कि अगर एक साल पहले आपने रिलायंस के अंदर 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो पैसे सिर्फ 77,000 रुपीज होते। और बात दरअसल ये कि जो 855 रुपए की गिरावट है ये सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर आई है, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और हो सकता है कि शायद आपका भी हुआ हो। लेकिन अब ये जो पूरा सिनेरियो है ये क्रैश की तरह नजर आ रहा है और आपके मन में इस चीज को लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए होंगे, जिसमें से सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये जो क्रैश है क्या ये एक पैनिक सिग्नल है या फिर एक लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी है और भी ज्यादा पैसे बनाने की। अब एक्चुअली में ना इस चीज के पीछे का पूरा सच क्या है वो आपको अभी वीडियो में आगे पता लगने वाला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्टॉक के अंदर पिछले कुछ हफ्तों से काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। अब ये जो रिलायंस के साथ हो रहा है अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो इसके पीछे ये 5 मेजर कारण है और अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो तो इस एक एक कारण को ध्यान से समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले कारण की, जो कि है O2C यानी कि रिलायंस का ऑयल टू केमिकल बिजनेस। अब इस सेगमेंट की गिरावट के पीछे ना कई सारे फैक्टर्स हैं और क्योंकि ये रिलायंस का सबसे बड़ा प्रॉफिट का सेगमेंट है इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024 के Q2 के रिजल्ट्स की बात करें तो रिलायंस का जो O2C यानी कि ऑयल टू केमिकल सेगमेंट है उसका EBITDA 23.7% गिर गया, जो कि पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुताबिक काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। अब EBITDA क्या होता है? EBITDA होता है अर्निंग्स बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड अमोर्टाइजेशन। मतलब कि टेक्निकली जो टोटल प्रॉफिट है वो 23.7% नीचे आ गया है। अब समझते हैं कि ये हुआ क्यों है। देखो जो EBITDA के अंदर गिरावट है वो प्राइमरीली रिफाइनिंग मार्जिन्स के कंप्रेशन और डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस की वजह से आई है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। देखो जो रेवेन्यू के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा इस चीज का, O2C सेगमेंट के अंदर ओवरऑल रेवेन्यूज कम हुए हैं, जिसकी वजह से जो रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल के प्राइसेस है वो नीचे गए हैं। अब ये जो गिरावट है ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस के अंदर और जो फ्लक्चुएशंस हो रही है ये रिफाइनिंग कैपेसिटी की ओवर सप्लाई की वजह से हुई है। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो पूरी चीज है ये चीज आपस में इंटरलिंक्ड कैसे है। तो देखो ओवर सप्लाई को भी ध्यान से समझना। देखो रिफाइनिंग मार्जिन्स और ओवर सप्लाई के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल मार्जिन्स की बात करें तो रिलायंस का रिफाइनिंग सेगमेंट जेट फ्यूल, डीजल और गैसोलीन जैसे ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स की प्रोडक्शन करता है। अब पिछले क्वार्टर में इन फ्यूल्स के जो मार्जिन थे वो नीचे गए हैं, जो कि डिमांड के स्लो डाउन और ग्लोबल रिफाइनिंग आउटपुट की वजह से हुआ है। मतलब कि जो ग्लोबली रिफाइनिंग का आउटपुट आ रहा है उसकी वजह से एक ओवर सप्लाई हो गई है, जिसकी वजह से रिलायंस के मार्जिन श्रिंक हो गए हैं। फिर इसी में अगर आप आगे पेट्रोकेमिकल बिजनेस को समझोगे तो पेट्रोकेमिकल सेगमेंट के अंदर भी चैलेंजेस देखने को मिले हैं, जहां पर इथिलीन और प्रोपिलीन जैसे केमिकल्स के जो प्राइसेस है वो ग्लोबल मार्केट में डिक्लाइन हो गए हैं। हाई फीडस्टॉक कॉस्ट और ओवर सप्लाई इन केमिकल्स की वजह से मार्जिन और ज्यादा कंप्रेस हो गए हैं। मतलब कि इतनी ज्यादा ओवर सप्लाई आ रही है कि ये जो केमिकल्स है प्रोपिलीन और एथिलीन ये भी बनते हैं आपके पेट्रोलियम से। तो जब पेट्रोलियम के मार्जिन्स ओवरऑल पूरे ग्लोबल प्राइसेस की वजह से श्रिंक हो जाएंगे तो इन चीजों के मार्जिन्स के ऊपर भी असर आएगा और रिलायंस यहाँ से भी पैसे कमाता है। और यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सिर्फ इतनी सी बात है, लेकिन एशियन मार्केट का जो इम्पैक्ट है वो भी रिलायंस के मार्जिन्स के ऊपर काफी ज्यादा पड़ा है। समझते हैं कैसे। देखो एशिया के अंदर रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल कैपेसिटी एक्सपैंड होती जा रही है, जिसकी वजह से जो डिमांड सप्लाई का मिसमैच है और एग्रेसिव प्राइसिंग है उसने रिलायंस के मार्जिन्स को और भी ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट किया है। सो बेसिकली हो ये रहा है कि एशियन मार्केट के अंदर जो रिफाइनिंग की कैपेसिटी है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से रिलायंस जिनके पास सबसे बड़ी रिफाइनिंग है उनके यहाँ के जो मार्जिन है वो श्रिंक हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड तो उतनी है बट सप्लाई जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है। पर चलो यहाँ तक भी कहानी मैनेजेबल थी, लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम आ जाती है जो क्रूड ऑयल का प्राइस है उसकी वॉलेटिलिटी। देखो ऑयल टू केमिकल सेगमेंट का जो परफॉर्मेंस है वो डायरेक्टली क्रूड ऑयल के प्राइसेस और जो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब पिछले कुछ क्वार्टर्स में अगर देखो तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहे हैं। यहाँ पे आपको चार्ट पर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर जो रिलायंस के इनपुट कॉस्ट है और प्रोडक्ट प्राइसिंग है वो चीज इस चीज की वजह से इम्पैक्ट हो गई है, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस वॉलेटाइल हो रहा है तो रिलायंस का जो इनपुट कॉस्ट है मतलब जो रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल वो महंगा हो रहा है, कभी कभी वो सस्ता हो रहा है, तो उसकी वजह से मार्जिन्स बहुत वॉलेटाइल हो रहे हैं। अब जरा समझो, एक तो ओवर सप्लाई की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मार्जिन्स कम हो गए हैं, उसके बाद फिर क्रूड ऑयल की प्राइस की वॉलेटिलिटी है। अब ये दोनों चीजें जब मिल जाती है तो ये एक और प्रॉब्लम को जन्म देती है जो कि है एक्सपोर्ट चैलेंजेस। देखो रिलायंस का जो ऑयल टू केमिकल सेगमेंट है वो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है, मतलब ये सारा इंडिया से बाहर जाता है माल। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो ग्लोबल डिमांड है उसमें स्लो डाउन आ गए और जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड,
जिसकी वजह से ये जो उनका एक्सपोर्ट था इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई है। अब देखो रिलायंस में ये सारा कुछ तो चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ रिलायंस एक और चीज कर रहा है और वो है स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, और उसका भी इस चीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। देखो समझो, रिलायंस अपने ऑयल टू केमिकल बिजनेस को और ज्यादा डाइवर्सिफाई करके अब एनर्जी ट्रांजिशन पर फोकस कर रहा है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स, क्योंकि उनको पता है कि जमाना इसी चीज का है। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ना बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट्स लगते हैं, पैसा लगता है, जो कि उनके ऑयल टू केमिकल सेगमेंट के जो मार्जिन है और उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको शॉर्ट टर्म के लिए और भी ज्यादा श्रिंक कर देता है, क्योंकि वहीं से रिलायंस का मैक्सिमम पैसा आता है। तो वो लोग उसी पैसे को यूज करके अब अलग अलग स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स कर रहे हैं ताकि और ज्यादा बिजनेस क्रिएट किया जा सके इन नियर फ्यूचर। अब ये सब कुछ सुनकर ना आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि रिलायंस के तो और भी कई बिजनेसेस हैं, तो सिर्फ ऑयल टू केमिकल बिजनेस जो कि सबसे मेजर कंट्रीब्यूट करता है उनके रेवेन्यू में, क्या सिर्फ उसी की वजह से इतना ज्यादा शेयर प्राइस में डिक्लाइन आया? द आंसर इज नो। मैं समझाता हूँ क्यों। क्योंकि इसके आगे भी और बहुत सारे कारण हैं जिनका ये कंबाइंड इफेक्ट है। समझते हैं एक और जो दूसरा रीजन है, वो बनता है इनकी जो सब्सिडरीज के आईपीओ आने वाले थे उन आईपीओ में डिले आ गए। जैसे रिलायंस के दो बड़े आईपीओ आने थे, रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो। अब इन दोनों आईपीओ में जो डिले आए हैं उन डिले की वजह से भी धीरे धीरे इन्वेस्टर्स जो है वो अपना कॉन्फिडेंस रिलायंस के ऊपर थोड़ा सा लूज कर रहे हैं और मार्केट का सेंटिमेंट शिफ्ट कर रहा है रिलायंस की तरफ से। देखो, जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आने वाला होता है और वो आईपीओ डिले हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा पोस्टपोन हो जाता है, तो जो इन्वेस्टर है उनके मन में थोड़ा सा डर बैठ जाता है, और रिलायंस के साथ भी इस वक्त पे यही हो रहा है। अब देखो, दो रीजंस तो हमने समझ लिए। पहला तो ऑयल टू केमिकल बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है, दूसरा है इनके आईपीओ जो आने वाले हैं सब्सिडरीज के वो डिले हो रहे हैं। अब समझते हैं तीसरे रीजन को। तो इनका जो तीसरा रीजन है वो है ब्रॉड मार्केट ट्रेंड्स। देखो, अगर आप 2024 के अंदर कलेक्टिवली देखोगे तो अगस्त के बाद से आपको मार्केट के अंदर फॉल्स देखने को मिलेंगे। मतलब टेक्निकली जो पूरा मार्केट है वो मार्केट ही अंडर परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट भी उठाकर देखोगे तो पिछले कुछ टाइम पे निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई से काफी ज्यादा नीचे आ गया है, करीब 3000 पॉइंट नीचे आ गया है। अब ये जो चीज है, जो पूरा मार्केट ही अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा रिलायंस के ऊपर। क्यों? क्योंकि रिलायंस भी निफ्टी 50 का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो ये जो पूरी मार्केट के अंदर नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा है, इसका इंपैक्ट रिलायंस के स्टॉक के ऊपर भी पड़ा है। अब देखो, कोई भी कंपनी आपको न्यूज में आकर कुछ भी बोलते हैं, आप किसी भी कंपनी के बारे में कोई भी न्यूज सुन लो या कोई भी टिप उठा लो कहीं से भी, जो कि काम नहीं करेगी आपके लिए कभी भी। लेकिन सच बात ये है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स होते हैं वो एक्चुअली में कंपनी की रियल पिक्चर दिखाते हैं, और यही बनता है रिलायंस का जो स्टॉक प्राइस कम हो रहा है उसका चौथा कारण, कि उनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उसके अंदर भी एक बहुत ही ज्यादा बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है। जो रिलायंस के भी रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है उनके स्टॉक प्राइस के ऊपर, और ये चीज रिजल्ट से भी साफ होती है। अगर आप 2024 के इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। 38 करोड़ था, जो कि 16,287 करोड़, जो कि एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट में, उससे कम है। प्लस अगर आप ऑयल टू केमिकल्स की भी अर्निंग देखोगे, जो कि रिलायंस का सबसे बड़ा सेगमेंट है, वो भी 14.3% से डाउन हो गया है। अब इस चीज को समझने की कोशिश करो, जब भी किसी पर्टिकुलर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते तो उस कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है उसका मार्केट के अंदर सेंटीमेंट बदल जाता है, और रिलायंस के साथ यही हुआ, और यही बनता है उनके स्टॉक प्राइस के गिरने का पांचवा कारण, जो कि है मार्केट वैल्यूएशन और इन्वेस्टर सेंटीमेंट। देखो, करंट मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत सारे इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बट बात यह है कि इन्वेस्टर्स अब इस कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा लूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर दो व्यू पॉइंट्स है, पहला ऑप्टिमिस्टिक और दूसरा पेसिमिस्टिक। जो ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर अगर आप एनालिस्ट का पर्सपेक्टिव देखोगे, जो जेफरीज के एनालिस्ट के मुताबिक है, वो ये है कि आरआईएल की जो वैल्यूएशन है वो कोविड-19 के बाद से इस वक्त सबसे सस्ती है। तो यहाँ पर जो लोग सस्ते में स्टॉक को खरीदना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो पेसिमिस्टिक व्यू पॉइंट है वो ये कहता है कि जब इतने सारे इन्वेस्टर्स रिलायंस के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं तो फिर ये सही टाइम नहीं है इस कंपनी के अंदर पैसा लगाना। अब आपको इस चीज पर क्या लग रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो देखो, किसी भी कंपनी को लेकर अलग अलग इन्वेस्टर्स के अलग अलग व्यू पॉइंट्स बनते हैं, अलग अलग एनालिस्ट के अलग अलग व्यू पॉइंट्स बनते हैं।
आप जब भी किसी कंपनी में पैसा डालते हो तो ये डिपेंड करता है कि आप उस पर्टिकुलर कंपनी को कितना स्टडी करते हो और उसके ऊपर क्या आपका अपना व्यू पॉइंट बनता है। पर चलो, ये तो हमने अभी सारी चीजों को फंडामेंटली स्टडी किया कि रिलायंस के अंदर क्या क्या गड़बड़ चल रही है। अब एक बार ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक है उसका टेक्निकल एनालिसिस करके भी समझते हैं कि आखिर हमें टेक्निकल्स क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मूविंग एवरेजेस को। अब यहाँ पर क्योंकि हम एक साल के अंदर का डेटा स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग देखेंगे दो मूविंग एवरेजेस, 50 डे और 200 डे। अगर आप देखोगे तो स्टॉक अपने 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बेयरिश ट्रेंड का संकेत है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये इंडिकेट करता है कि रीसेंट प्राइस मूवमेंट्स लॉन्ग टर्म एवरेजेस से नीचे है, जो कि एक डाउन टर्न का मूवमेंट दिखा रहा है, मतलब कि स्टॉक और भी ज्यादा नीचे जा सकता है। अब इसके बाद दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर की बात करते हैं, जो कि RSI है, कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब अगर इसके थ्रू भी अगर आप देखोगे तो RSI की जो वैल्यू है, RSI लगभग 46.6 पर है, जो कि 30 से 70 के बीच आता है। अब ये ना तो ओवरबॉट है, यानी कि 70 के ऊपर नहीं है, और ना ही ओवरसोल्ड जोन के अंदर है। लेकिन देखो, डाउन साइड का यहाँ पर भी स्कोप है। मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि अगर RSI की वैल्यू 30 से नीचे जाती है तो वहां पर ये और भी ज्यादा नीचे फॉल कर सकता है, मतलब कि जो स्टॉक है वो ओवरसोल्ड है। अगर 30 से नीचे जा रहा है तो मतलब स्टॉक ओवरसोल्ड है, और अगर 70 से ऊपर है तो ओवरबॉट है, मतलब लोगों ने जरूरत से ज्यादा खरीद रखा है स्टॉक को। तो RSI इंडिकेटर आपको ये बता देगा कि कोई भी स्टॉक ओवरबॉट है या फिर वो ओवरसोल्ड है, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि उसके ऊपर जाने की या नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी अभी इस वक्त पे कहां पर वेरी कर रही है। अब ये दो चीजें हमने देख ली। अब इसके बाद देखते हैं हम सपोर्ट लेवल्स को, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सपोर्ट ब्रेक को देखोगे तो आपको दिखेगा स्टॉक ने अपने की सपोर्ट लेवल्स को तोड़ दिए, जो कि पहले प्राइस डिक्लाइन को रोकने में मदद करते हैं, मतलब जब प्राइस गिर रहा होता है उसको रोकने में हेल्प करते हैं। अब अगर स्टॉक इन लेवल्स के नीचे सस्टेन करता है एंड ऊपर रिकवर नहीं होता तो सेलिंग प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और प्राइस और भी नीचे जा सकता है स्टॉक का। अब हमने तीन टेक्निकल इंडिकेटर्स की मदद से ये समझा कि आखिर हमको जो रिलायंस का स्टॉक है वो किस तरीके का मोमेंटम दिखा रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर। तो जो तीनों इंडिकेटर्स है वो हमें ये शो कर रहे हैं कि जो रिलायंस का स्टॉक है वो एक बेयरिश सेंटीमेंट दिखा रहा है, मतलब कि पोटेंशियल है डाउनसाइड का काफी ज्यादा। अब ये इन्वेस्टर्स के ऊपर वेरी करता है कि वो इस स्टॉक को किस तरीके से देखते हैं, बेयरिश तरीके से देखते हैं या बुलिश तरीके से देखते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी स्टॉक में पैसा डाल रहे हो तो आपको अपनी स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हमने फंडामेंटली समझा है कि रिलायंस का जो ये डाउनफॉल आया है ये किन किन रीजंस की वजह से आया है। तो इस वक्त स्टॉक का प्राइस काफी ज्यादा डाउन है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि स्टॉक को खरीद लिया जाए या फिर स्टॉक को बेच दिया जाए। इन्वेस्टर्स अपना व्यू पॉइंट बनाते हैं अपनी एनालिसिस के दम पर, और अगर आप भी कहीं पर पैसा डालना चाहते हो तो आप अपनी एनालिसिस कंडक्ट करो और उसके दम पर अपना एक व्यू पॉइंट बताओ। सो यस, ये जो पूरी चीज है ये हमारे सामने एक कंक्लूजन रखती है, वो ये है कि रिलायंस का जो इस वक्त पे स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है उसके पीछे कई सारे कारण है। जैसे उनका O2C का जो बिजनेस का सेगमेंट है उसके अंदर डिक्लाइन आ रखा है, उनकी सब्सिडीज की जो IPOs है वो डिले हो रहे हैं, यहाँ तक कि इन्वेस्टर्स भी थोड़ा थोड़ा अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि वो डर रहे हैं। प्लस जो पूरे मार्केट का सेंटीमेंट है वो भी नेगेटिव है, फिर ओवर सप्लाई की भी प्रॉब्लम आ रही है। तो काफी सारे रीजन है। अब ये सारा कुछ देखकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आपका क्या मानना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर। धीरे धीरे आपकी पॉकेट को इतना खाली बनाती जा रही है कि हो सकता है कि आप कुछ टाइम के बाद फाइनेंशियल स्ट्रगल करो। और पता है वो चीज क्या है? हमारे नए GST रूल्स। जो नए GST के रूल्स आए हैं वो हमारे देश के मिडिल क्लास आदमी के ऊपर इतना ज्यादा लोड डाल रहे हैं, इस तरीके से उसकी जेब को खाली कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल है, जो सबसे ज्यादा बर्डन है, वो पड़ेगा हम जैसे आम लोगों की पॉकेट के ऊपर। अब ये चीज कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, और आप इस चीज से बचने के लिए क्या कर सकते हो, अपनी